गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे छात्र छात्राओं, राजनीति विज्ञान कक्षा 10 है, दबाव समूह और आंदोलन अध्याय 5 के भाग ए में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज पॉलिटी साइंस का कक्षा 10 का अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको लेके हम अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख है उपस्थित हुए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जो टॉपिक है इसमें 2 देशों का उदाहरण है आपको मिलेगा कि किस प्रकार से जनता जो होती है, जो आम जनमानस होती है, वह अपने अधिकार के लिए आंदोलन करती है। प्रिय छात्र छात्राओं, इस टॉपिक में 2 उदाहरण, पहला लोकतंत्र में नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन और दूसरा बोलिनिया में जल युद्ध विवाद। ये 2 टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें पार्ट फर्स्ट में केवल नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम प्रारंभ करते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सन 2006 के अप्रैल माह में, यानी कि अप्रैल 2006 की एक घटना है। नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेपाल में एक अद्भुत आंदोलन उठ खड़ा होता है। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। उस समय नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। औपचारिक का मतलब नाम मात्र का प्रधान, औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, नाम मात्र का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी, वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। राजा की मजबूरी थी, राजा ने उसे तो स्वीकारा, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद जब राजा की हत्या हो गई तो नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए जो नए राजा ज्ञानेंद्र सिंह जब बनते हैं तो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया, और लोकतांत्रिक रूप से जो भी सरकार का निर्वाचन हुआ, जो सरकार का गठन हुआ, उनकी अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अब देखिए किस प्रकार से राजनीति करवट लेती है कि वहाँ पे प्रजातंत्र था, लेकिन राजा ने क्या करते हैं कि उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको अपदस्थ करके जनता की निर्वाचित सरकार को भंग कर देते हैं, और समूचा जो अधिकार होता है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जनता उग्र होती है, जनता इस बात को कतई स्वीकार नहीं करती है, और नेपाल में एक भयानक जन आंदोलन उठ खड़ा होता है। और इस आंदोलन का जो मुख्य बात होती है वह यह होती है कि राजा के हाथ जो सत्ता है, जो पावर है, वह राजा के हाथ से छीनकर दोबारा जनता के हाथों में जाना चाहिए। इस बात को लेकर नेपाल में अप्रैल 2006 में एक भीषण आंदोलन प्रारंभ होता है। ये रही आंदोलन की कुछ
तस्वीरें, जिसको आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा जनमानस इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में शामिल होता है। देखते जाइए, प्रदर्शनकारियों का, ये आंदोलनकारियों का हुजूम है। इसके बाद क्या होता है, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस, इसके बाद संसद की जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, सभी पार्टियां क्या करती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं और एक पार्टी, यानी कि जिसे हम लोग 7 पार्टी अलायंस SPA के नाम से जाना जाता है, यानी कि सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की तत्कालीन राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इस प्रतिरोध ने जल्दी अनियमितकालीन बंद का रूप ले लिया। 4 दिन के बंद का आह्वान बुलाया, लेकिन फिर क्या होता है, इस प्रतिरोध ने जल्दी अनियमितकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी जो चीन की एक संस्था है, चीन की एक संस्था है तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए और लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। अब लोग क्या करते हैं, लोगों का गुस्सा बेकाबू हो रहा है। लोग जो कर्फ्यू लगे थे, जो कर्फ्यू के जो नियम थे, उसको तोड़कर सड़कों पर अपना उग्र प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे होते हैं और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सके। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार जो SPA का गठन हुआ था, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नए संविधान सभा का गठन हो। इन तमाम मुद्दों को आंदोलनकारियों ने राजा को सम्मुख रखा। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। अब राजा के पास चूंकि कोई विकल्प नहीं बचा, राजा को लगा कि नहीं, अब ये सारी चीज़ें जो हमने सोचा है, जो हमने किया, अब संभव नहीं हो सकता है। तो राजा को मजबूरन होकर लास्ट में 24 अप्रैल सन 2006 को क्या होती है कि जो आंदोलनकारियों की जो तीनों प्रमुख मांगे होती हैं, उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। SPA ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। अंतरिम का से छात्राओं अंतरिम सरकार से तात्पर्य है कि काम चलाऊ सरकार, कुछ दिन की सरकार, जब तक कि नए संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक की जो वहाँ की व्यवस्था रहेगी या उस शासन व्यवस्था को जो भी देखा जिस सरकार द्वारा देखी जाएगी, ऐसे सरकार को हम लोग अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किया। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां पुनः वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। सन 2006 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल में संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो प्रिय छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से सरकार जो है वह जनता की सेवक है और सरकार को जब हम अपने सिर पे बिठा लेते हैं तो उसका हश्र यही होता है। लेकिन निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए, हम लोकतंत्र के वासी हैं। निश्चित रूप से वह शासन सत्ता हमारे बीच होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए और उस अधिकार का हमको सदुपयोग करना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, ये तो रहा नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ।